Hello everyone, in this video I will talk about the DO entrance exam MSc Zoology 2019 paper solution. Okay, I know last time 2019 का जो पेपर था वो आपके NTA ने कंडक्ट कराया था, वो भी फर्स्ट टाइम. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि अब जो 2020 का पेपर है अब NTA कैसा देगा. तो मैं आपको बता दूं, आप 2019 का जो पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर लो. ओके, आप ये भी चेक करो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है, किस टॉपिक से आ रखा है. ऐसे नहीं है कि आपने पेपर उठाया और आंसर देखिए बस बात खत्म. नहीं, ये क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से है. ओके, उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो. मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दूंगी. ओके, फिर भी आप अपने साइड से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेडी कर लो. ओके, जो कॉलेज लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो मेनली क्या होता है कि जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वो ही वापस रिपीट होते हैं और वही टॉपिक्स रिपीट होते हैं. तो आपको क्या करना है, जितने भी लास्ट ईयर के पेपर है उन सबको सॉल्व कर लेना है. ओके, नाउ तो जो मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने 20 क्वेश्चंस पे डील की थी, यही 2019 की. ओके, तो उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब बात आती है, अब ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट सेकंड है, यहाँ पे भी हम 20 क्वेश्चंस पे डील करेंगे. ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट DO एंट्रेंस एग्जाम 2019 paper solution. Now let's start. The part of nephron which is the virtually impermeable to water is. तो यहाँ पे आपको नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया है. नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर के लिए इम्परमेबल हो. अब आपको पता है कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी की यूनिट है जो फिल्ट्रेशन करती है हमारे, है ना. तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. ओके, नाउ अब बात आती है कि ये वाला जो एरिया होता है दैट इज द PCT. ओके, मीन्स प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब. ये वाला होता है आपका, ये आपका जो एरिया ये लूप ऑफ हेनले. ओके, तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग, मीन्स ये नीचे जा रहा है, दैट इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. और ये जो ऊपर वाला एरिया दैट इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ओके, और ये आपका है डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वाटर के लिए इम्परमेबल कौन सा है, वाटर कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो आपका PCT है. ओके, तो PCT के अंदर ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है. तो यहाँ पे जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड कुछ आयंस, ये सारे के सारे रीअब्जॉर्ब यहाँ से PCT के थ्रू हो जाते हैं. अब बात आती है DCT. तो DCT के अंदर जो सोल्यूशन जो होता है, जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज द हाइपरटोनिक. कैसा होता है, हाइपरटोनिक. हाइपर का मीन्स होता है यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कम है. अब वाटर की कंसंट्रेशन कम है मीन्स यहाँ पे इजीली ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर. सो यहाँ पे भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, PCT में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. ओके, अब देखते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ पे ये जो इसका एनवायरमेंट होता है दैट इज द हाइपो. ओके, कैसा होता है, हाइपो का मीन्स होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है. ओके, और वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है. जो वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो ज़्यादा वाटर है तो और भी रीअब्जॉर्ब क्यों होगा, तो इस एरिया में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ओके, अब आता है DCT. तो DCT के अंदर आइसोटोनिक होता है. तो आइसोटोनिक मीन्स यहाँ पे वाटर और आयंस का एक्सचेंज हो जाता है. ओके, सो जो आपका आंसर है आपका है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. वहाँ पे क्या है, हाइपोटोनिक की वजह से यहाँ पे आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. और साथ ही साथ जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो आपका थिक भी होता है, ये वाला है ना, ये थिक भी होता है डिसेंडिंग से. ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. ओके, नाउ द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय. जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है आपका वो कौन सिक्रेट करता है, मीन्स कौन प्रोड्यूस करता है. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है तो वो आपका इंटरस्टिशियल सेल के थ्रू उसका प्रोडक्शन होता है. ओके, तो सीक्रेट कौन करती है, तो वो इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं. ओके, ये बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेडियोन्स और डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन. ओके, अब ये स्टिमुलेट किसके थ्रू होता है, ये पिट्यूटरी की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है उसके थ्रू स्टिमुलेट होता है और प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, दैट इज द लीडिंग सेल्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ
सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय द म्यूटेशन इन, अब यहाँ पे म्यूटेशन पूछा गया है। ओके, तो जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो आरबीसी होती है वो नॉर्मल आपकी स्मूथ एंड राउंड होगी। ओके, जिसके अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन होगा आपका, वो होगा आपका हीमोग्लोबिन ए। ओके, नाउ तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें चेंज आ जाता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है, लाइक जीएजी। ओके, तो जीएजी है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जीएजी के अंदर जो ए है वो न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होके आपका आ जाता है टी। ओके, जीटीजी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अमीनो एसिड है वो भी चेंज हो जाता है। ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन होता है सिकल सेल एनीमिया। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। ओके, आरबीसी सिकल शेप की हो जाएगी तो जिसके अंदर क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी एक नॉर्मल आरबीसी होती है उसकी लाइफ कितनी होती है आपकी 120। ओके, जो सिकल सेल वाली आरबीसी होती है उसकी लाइफ होती है आपकी 10 से 20। अब 10 से 20 हो गई आरबीसी मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो गया, आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो अगर आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी तो मीन्स यहाँ पे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है, म्यूटेशंस किसके अंदर होता है ना, कॉज म्यूटेशन किसके अंदर, तो यहाँ पे एक HBB जीन होता है, हीमोग्लोबिन बी जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है, तब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ओके, तो इसके अंदर दो जीन होते हैं, एक होता है ए जीन अल्फा जीन, एक होता है बीटा जीन, दैट इज द हीमोग्लोबिन बी जीन। तो जो हीमोग्लोबिन बी का बीटा होता है तो उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाता है तो आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया आपका हीमोग्लोबिन बी, ये जीन है। ओके, और जो हीमोग्लोबिन, अब आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जीन आपका प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन बी। ओके, नाउ a differentiated cell normally remain arrested at which stage of the cell cycle? ओके, तो जो सेल साइकिल होती है आपको पता है कि एक होती है G1, ओके, और एक होती है S, फिर होती है आपकी G2 और एक होती है M। ओके, ये आपकी होती है सेल साइकिल, मीन्स सेल का डिवीजन होना। ओके, 24 आवर्स लगते हैं सेल को डिवीजन होने में। ये जो आपकी जो जीवन फेस है, जीवन फेस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेल है वो आपको क्या करेगी, न्यूट्रिशन रिच होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि आपका RNA हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सब का क्या होगा, सिंथेसाइजेशन होगा, साथ ही साथ सेल की साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ एस फेस के अंदर क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, G2 के अंदर क्या होता है, पोस्ट DNA सिंथेसिस होता है, एंड M फेज के अंदर फाइनली जाके क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से सेल में डिफरेंशिएट सेल होती है वो कहाँ पे अरेस्ट हो जाती है। डिफरेंशिएट सेल का मीन्स होता है कि अब उसको और डिफरेंशिएट होने की जरूरत नहीं, मीन्स अपना जो फैट है उसने डिसाइड कर लिया है। ओके, मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में फिक्स हो गई है, दे वर्क ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। जब कोई सेल अपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स में फिक्स हो गई, अब उसको अपनी साइज अपना जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं करना है, तो ऐसे सेल में कहाँ चल जाएगी, वो जी नोट में चल जाएगी। कहाँ चल जाएगी, जी नोट फेज में। ओके, जी नोट फेज होती है वो आपकी G1 और S फेज के दोनों के बीच में होगी। ओके, तो इसका जो जी नोट, तो आपका आंसर क्या हो गया, जी नोट फेज। ओके, तो जो डिफरेंशियल सेल है जो अरेस्ट होती है जी नोट फेज के अंदर, उसके एग्जांपल है आपका लीवर हुआ, किडनी हुआ, है ना, जो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हो, उसकी साइज इंक्रीज तो ना होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आने के बाद आपकी एक लीवर की साइज, आपकी किडनी की साइज, ये सारी कांस्टेंट हो जाती है। ओके, नाउ क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो सेल है वो जी नोट में अरेस्ट हो गई है। नाउ ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फेट ग्रुप इज प्रोवाइड बाय, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है, जब ATP का सिंथेसाइजेशन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, तो मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका H+ बाहर जाएगा। ओके, H+ बाहर जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर आएगा। तो ये जो होता है दैट इज़ द फोटोन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, H+ बाहर रिमूव होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, सेल से, और IP
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका अंदर आता है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी जो एडीपी है, आपकी जो मैट्रिक्स के अंदर एडीपी प्रेजेंट है उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एटीपी का सिंथेसाइजेशन कैसे होता है, तो आपका होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज द आईपी। ओके, इसके थ्रू होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ the predominant antibody isotype released during the primary immune response। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम आपकी जो एंटीबॉडी जो सबसे पहले रिलीज होती है दैट इज द IgM। ओके, नाउ in the logistic growth curve the exponential growth is a phase in which the population। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है तो इसके अंदर जो उसको हम एस फेज कर्व भी बोलते हैं, इस टाइप का। ओके, इसके अंदर क्या होता है, सपोज कर लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसके नंबर है और इसका टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पॉइंट आने के बाद अपने नंबर ये स्टेशनरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, तो ये जो ग्रोथ होती है इस ये जो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सपोनेंशियल इन विच फेज विद द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कहाँ तक होगी, तब ये जो पॉइंट यहाँ पे रुक रहा है दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो जो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी तक ही रीच करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दे रीचेस कैरिंग कैपेसिटी। अपनी जब तक कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं जाएगा तब तक वो अपनी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता जाएगा। ओके, नाउ अब आता है इन अ रैंडमली अरेंजमेंट DNA sequence the probability of the restriction digestion by the BMHI with 6 base pair recognized sequence will be। तो ये होता है, तो आपका ये जो रेस्ट्रिक्शन करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4096 बेस पे के बाद आपका ये आपको कट लगाता है ना, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ in a highly outbreed population such as the human, point mutation are not considered to be SNP as only if। तो अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है किसी पॉपुलेशन के अंदर तो पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रखा, मीन्स यहाँ पे वो पॉइंट म्यूटेशन आपका इतना ज़्यादा हाईली अफेक्टेड नहीं हो रहा है और ना ही आपकी पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट म्यूटेशन को कंसीडर नहीं कर रखा है। मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, मीन्स उसका जो पॉपुलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 1 से भी कम होनी चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ antipodes are the co-transporter that the transport। ओके, जो एंटीपोर्टर्स होता है उसका मीन्स होता है कि एंटीपोड मीन्स एक आयन तो आपका बाहर जा रहा है, एक आयन आपका अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एंटीपोर्टर। ओके, एक होता है सिम्पोर्टर, एक होता है एंटीपोर्टर। सिम्पोर्ट का क्या मीन होता है कि इसके अंदर दोनों साथ साथ जाएंगे अंदर, या दोनों साथ साथ अंदर जा रहे हैं या दोनों साथ साथ आयंस बाहर निकल रहे हैं। ओके, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे एंटीपोड पूछा गया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो आपका दिख रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, द कैटायन एंड एनायन इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ हाउ टू आइसोलेट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बता दो जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके, है ना, तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम्स हुआ, यहाँ पे आपकी ये डिफरेंशियल डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आपको आइसोलेट किए जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द पर्ल मदर लेयर इन मॉलस्क इज। तो जो मॉलस्का होता है तो मॉलस्का जो पर्ल कल्चर होता है वो जो मॉलस्का ऑर्गेनिज्म होता है उसके थ्रू होता है। ओके, जो ऑस्ट्रिर होता है आपका, तो जो सी ऑस्ट्रिर होता है वो उसके अंदर पर्ल कल्चर होता है। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब अब बात आती है कि वो पर्ल का फॉर्मेशन कैसे करता है। ठीक है, मान लो कि ये जो ऑस्टर है उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है उसके माउथ के अंदर, उसकी गट के अंदर, तो वो क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर एक केमिकल का सिक्रेशन करता है, दैट केमिकल इज नॉन एज द लीकर। ओके, लीकर का सिक्रेशन करेगा। मान लो ये फॉरेन पार्टिकल है, ओके, उसके अंदर गया तो वो लीकर का सिक्रेशन करके यहाँ पे चारों ओर लीकर का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, जब ये लीकर का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं पर्ल मीन्स मोती। ओके, ऐसे आपका मोती का फॉर्मेशन
कॉल होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑस्ट्रिच के लिए ये क्या, एक फॉरेन पार्टिकल है, इसकी वजह से ये अपने अंदर एक केमिकल सीक्रेट करता है, दैट इज द लीकर। ओके, तो इससे क्या होता है, पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लेयर्स का पूछा गया है, तो जो आउटर लेयर होती है वो होती है आपकी लीकर की। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ओके ना, एक और भी चीज़ होती है, जो आपका पर्ल होता है, ये आपका रियल है कि नकली है या फिर असली है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पर्ल को आपको रगड़ के देखना है ना, अगर आपको दीवार पर अगर रगड़ोगे तो वाइट अगर वाइटिस आ गया मीन्स ये आपका पर्ल असली है। ओके, अगर वाइटिस नहीं आया तो मीन्स आपका ये जो पर्ल है वो नकली है। ओके, नाउ the process of the finding relative location of a gene on a chromosome is called a gene mapping. So option number first is correct. Now, the protection against smallpox afforded by the prior infection with cowpox represent. तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आप एक एग्जाम्पल सोचो है ना, जो काउपॉक्स होता है, ओके अगर हमने काउपॉक्स की अगर किसी इंसान को, अगर ह्यूमन को अगर काउपॉक्स की वायरस अगर एंटर करा दिए तो उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। कैसे देखते हैं, मान लो कि ये काउपॉक्स है, काउपॉक्स क्या एक एंटीजन है। ओके, जो काउ को इन्फेक्ट करता है, ये एक वायरस है जो काउ को इन्फेक्ट करता है, तो उसकी काउ के लिए क्या एक एंटीजन है। ओके, अगर ये काउपॉक्स अगर हम ह्यूमन के अंदर डाल दे, ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दे, तो ये ह्यूमन के लिए एज अ एंटीबॉडी वर्क करेगी। क्या करेगी, इसके लिए एक एंटीबॉडी, ये इसके लिए फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा, ह्यूमन के लिए एंटीबॉडी उसकी हेल्प करेगी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर काउपॉक्स नहीं होता, ह्यूमन के अंदर स्मॉल पॉक्स होता है। ओके, तो ह्यूमन के अंदर जो स्मॉल पॉक्स होता है, अगर उसको काउपॉक्स की वैक्सीन दे दी जाए, काउपॉक्स वाला एंटीजन डाल दी जाए, तो वो ह्यूमन के अंदर कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। वो स्मॉल पॉक्स क्या करेगा, इस काउपॉक्स के एंटीजन को किल कर देगा। ओके, मीन्स ये दोनों एंटीजन है। ओके, तो दोनों एंटीजन है, तो दोनों एंटीजन एक दूसरे पे इफेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी। ओके, आई बात समझ ले, काउपॉक्स से काउ को पॉक्स हो गया। ओके, वायरस एंटर कर गया, वो वायरस के लिए काउ के लिए एंटीजन है। अगर यही वायरस अगर ह्यूमन के अंदर एंटर कर लेता, वो एक एंटीबॉडी की जैसे वर्क करेगा। ओके, और ये एंटीबॉडी की जैसे वर्क करेगा मीन्स ये ह्यूमन के अंदर स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो स्मॉल पॉक्स को ये किल कर लेगा। ओके ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी। ओके, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल आप वो भी ले सकते हो, आपका जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उसका भी ये इसी का भी एग्जांपल है। मीन्स जो आपका एंटीजन ए ब्लड ग्रुप होता है, उसकी सरफेस पे ए एंटीजन होता है। ओके, और जो बी ब्लड ग्रुप होता है, उसकी सरफेस पे भी बी एंटीजन होता है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, क्रॉस रिएक्टिविटी है। ओके, नाउ इफ अ कार्डियोलिपिन बायोसिंथेसिस डिक्रीज इन यूकैरियोटिक सेल, तो बात आती है कि कार्डियोलिपिन बायोसिंथेसिस अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिक्रीज हो गई तो आपके अंदर किस को अफेक्ट करेगी। ओके, तो कार्डियोलिपिन क्या होता है कि कार्डियोलिपिन एक फॉस्फोलिपिड होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, इसका क्या रोल होता है कि उसका रोल होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन चेन और आपकी एटीपी का बायोसिंथेसिस है ना, ये दोनों कपल रिएक्शंस को आपको इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे आपका अगर ये कार्डियोलिपिन आपका उसको किस फंक्शंस का अगर डिक्रीज हो गया मीन्स ये एटीपी का सिंथेसिस नहीं करेगा और आपका ईटीसी का भी सिंथेसिस नहीं करेगा, मीन्स ये ईटीसी और एटीपी दोनों को अफेक्ट करेगा। सो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या देखा, एटीपी सिंथेसिस विल बी अनअफेक्टेड, तो ये गलत है क्योंकि आपका एटीपी को भी अफेक्टेड करेगा। ओके, नाउ ईटीसी को करेगा, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ डिस्पाइट आइडेंटिकल नंबर ऑफ बेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल माइग्रेट फास्ट ऑन द एग्रोजेल, तो एग्रोजेल के अंदर अगर आप डीएनए डालोगे, ओके अलग अलग टाइप के, लाइक अ नेट सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सुपर कोइलिंग, तो यहाँ पे सबसे फास्ट माइग्रेट कौन होगा, जिसकी साइज जिसको कम सरफेस एरिया ले रखा होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी अगर कम हो, तो ये सुपर कोइल सर्कुलर डीएनए होता है ना इस टाइप का, तो वो
स्पीड से माइग्रेट करेगा एग्रोजेल पे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके नाउ द लॉवरी मेथड इज़ द मेजर। तो जो आपका लॉवरी मेथड होता है वो आपका, उसको हम लॉवरी प्रोटीन ऐसे भी बोलते हैं। ओके इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स का लेवल होता है सोल्यूशन के अंदर, उसको आइडेंटिफाई, प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके तो ये मेज़र किसको कर रहा है, ये कर रहा है आपका प्रोटीन को मेज़र। ओके सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ the ability of the immune system to recognize the self antigen versus non self antigen is an example। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। ओके नाउ डाइसल्फाइड बॉन्ड आर ब्रोकन बाय। अब बात आती है कि आपकी डाइसल्फाइड इसके बीच में हो सकता है। तो आपने एंटीबॉडी का डायग्राम देखा होगा। ओके तो एंटीबॉडी में जो लाइट चेन होती है और ये आपकी हैवी चेन होती है, तो इन दोनों को बाइंड करने के लिए आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ओके तो या तो इसके अंदर या फिर प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर लाइक टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये स्टेबल होता है। ओके अब इन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। ओके तो बॉन्ड को, डाइसल्फाइड बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो आपका वो बॉन्ड ब्रेक होता है आपका डिथ्रोथिटल। ओके सो दैट इज द डिथ्रोथिटियल। ओके तो इसके थ्रू आपका, अगर आपको ये ऐड करोगे तो ये केमिकल, तो आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ओके नाउ सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके तो ये आपकी होगी आपके 20 क्वेश्चंस जो आपके 2019 के अंदर पूछे गए थे। ओके अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके और इसकी जो पार्ट फर्स्ट वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके और थर्ड बात ये है कि अगर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ आपकी जो बाकी क्वेश्चंस बचे उसको मैं पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करूँगी। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।